हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दुर्गेश कुमार, ज्ञान लिटिल क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। तो आज का वीडियो है दिल्ली सल्तनत। क्या है? दिल्ली सल्तनत जो 1206 से 1526 AD तक रहा। कहते हैं दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों की चर्चा क्रम से करेंगे। पहला गुलाम वंश, जो गुलाम वंश है 1206 से लेके 1290 तक। दूसरा खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 AD तक, सबसे कम समय तक शासन यही किया। तुगलक वंश 1320 से 1414 वंश AD तक, जो सबसे ज़्यादा किया तुगलक वंश। सैयद वंश 1414 से 1451 AD तक। लोधी वंश 1451 से 1526 AD तक। कहता है कि गुलाम वंश को मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। गुलाम वंश को किस नाम से जाना जाता है? मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। मामलुक शब्द का इतिहास हबीबुल्लाह के द्वारा दिया गया था। मामलुक शब्द का इतिहास हबीबुल्लाह के द्वारा दिया गया था। किसको द्वारा दिया गया था? हबीबुल्लाह के द्वारा दिया गया था। हबीबुल्लाह के द्वारा दिया गया था, जिसका अर्थ है कि गुलामों से उत्पन्न हुए स्वतंत्र पुत्र पुत्रियां। जिसका अर्थ है कि गुलामों से उत्पन्न हुए स्वतंत्र पुत्र पुत्रियां। गुलाम वंश में 3 छोटे वंशों को देखा जा सकता है। गुलाम वंश में कितने छोटे वंश को देखा जा सकता है? तो 3 छोटे वंश को देखा जा सकता है। पहला कुतुबुद्दीन वंश, जो कुतुबी वंश है। दूसरा इल्तुतमिश वंश, जो शमसी वंश है। तीसरा बलबन वंश, जो बलबनी वंश है। कहता है गुलाम वंश 1206 से 1209 AD। शासकों का क्रम: कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 AD तक। आराम शाह 1210 से 11 AD तक। इल्तुतमिश 1211 से 1236 AD तक। इल्तुतमिश कितना? इल्तुतमिश हो गया 1206 से लेकर। रुकनुद्दीन फिरोज ने 1236 से 1236 AD तक। रजिया सुल्तान 1236 से 40 AD तक। बहराम शाह 1240 से 1242 AD। मसूद शाह 1242 से 1246 AD। नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 AD। गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 AD। कैकुबाद 1287 से 1290 AD तक। क्यूमस 1290 से 1290 AD तक। इसमें 3 शासक को महत्वपूर्ण रूप से देखा जाएगा: कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान, और एक गयासुद्दीन बलबन। 4 शासक को पूरा महत्वपूर्ण रूप से इसके बारे में देखा जाएगा। कौन कौन? तो पहला हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा रजिया सुल्तान, चौथा गयासुद्दीन बलबन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से, जो 1206 से 1210 AD तक रहा। कितना तक? 1206 से 1210 AD तक। कहता है ऐबक गुलाम और दिल्ली का सल्तनत के संस्थापक थे। ऐबक गुलाम और दिल्ली का सल्तनत के संस्थापक थे। कहता है कि ये प्रारंभ में गौरी के गुलाम थे। ये प्रारंभ में किसका गुलाम थे? तो ये प्रारंभ में
गौरी के गुलाम थे। प्रारंभ में गौरी के गुलाम थे। इन्होंने गौरी के गुलाम थे। इन्होंने 1208 में दस्ता से मुक्त किया गया था। इनको 1208 में दस्ता से क्या किया गया था? मुक्त किया गया था। इन्होंने लाहौर में को अपनी राजधानी बनाया था। इन्होंने जब दस्ता से मुक्त हुए थे तो पहली राजधानी अपनी कहाँ बनाए थे? लाहौर को बनाए थे। कहाँ बनाए थे? लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। इन्होंने सुल्तान की उपाधि न धारण करके मलिक और सिपह सलार को की उपाधि धारण किया था। कहता है कि इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण न करके मलिका और सिपह सलार की उपाधि धारण किया था। क्या क्या? मलिका और सिपह सलार की उपाधि धारण की थी। कहता है इन्होंने 1206 से 1210 के मध्य लाहौर से गौरी के नाम से ही शासन किया था। कहता है कि 1206 से लेके 1210 के मध्य लाहौर से गौरी के नाम से ही शासन किया था। इन्होंने खुतबे में भी गौरी का ही नाम पढ़वाया था। इन्होंने क्या चीज़ में? खुतबे में भी गौरी का नाम पढ़वाया था और उन्हीं के नाम के सिक्के जारी भी किए थे। उन्हीं के नाम के सिक्के भी जारी किए थे। इन्होंने दिल्ली के इंद्रप्रस्थ में एक सैन्य मुख्यालय की स्थापना कराई। इन्होंने दिल्ली के इंद्रप्रस्थ में, कहाँ? दिल्ली के इंद्रप्रस्थ में एक सैन्य मुख्यालय की स्थापना करवाई थी। इन्होंने 2 लेखकों को संरक्षक दिया था। इन्होंने कितने लेखकों को संरक्षक दिया था? 2 लेखकों का संरक्षक दिया था। हसन निजामी, ताजुल मसीह, फ़क्र मुदब्बिर। हसन इमामी क्या थे? ताजुल मसीर, फ़क्र मुदब्बिर, अदाबुल हर्ष। क्या थे? अदाबुल हर्ष। उसके बाद कहता है इन्होंने लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने क्या चीज़ के नाम से जाना जाते थे? कुतुबुद्दीन को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। लाखों को दान देने वाला। इन्होंने कुछ निर्माण कार्य भी करवाए थे। क्या क्या करवाए थे इसे देख लेते हैं। पहला में अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। पहला क्या था? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। दूसरा दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम का मस्जिद। तीसरा में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ दिल्ली में जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी के याद में प्रारंभ किया गया। परंतु इससे बाद में इल्तुतमिश इस कार्य को पूर्ण करवाया था। इस कार्य ताजमहल को पूर्ण किसने कराया था? तो इस कार्य को इल्तुतमिश ने पूर्ण रूप से करवाया था। और इसमें 4 मंजिल थी। इसमें कितने मंजिल थे? इसमें 4 मंजिल थी। फिरोज शाह तुगलक को शासनकाल में बिजली गिरने से कुतुब मीनार के 4थी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी। तब फिरोज शाह ने उन्हीं 4थी और 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया। और इतिहासकारों के अनुसार ऐबक का शासनकाल साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं बल्कि सुदृढ़ के लिए जाना जाता है। 1210 में चौगान खेलते समय, चौगान मतलब पोलो, चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके मृत्यु के बाद इनके पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठ जाते हैं। इनको मृत्यु के बाद इनका पुत्र कौन थे? आराम शाह गद्दी पर बैठते हैं, जो एक अयोग्य शासक थे। इल्तुतमिश ने उन्हें गद्दी से हटाकर सिंहासन पर अधिकार कर दिया और इल्तुतमिश इन्हें गुलाम के गुलाम भी कहा जाता था।
उसके बाद इल्तुतमिश आराम शाह को गद्दी से हटाकर अपने खुद बैठ गया और इन्हें गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता था? इल्तुतमिश को कहा जाता था। ये पररम में बदायूं के सूबेदार थे। पररम में कहाँ के सूबेदार थे? पररम में बदायूं के सूबेदार थे। उसके बाद कहता है कि ऐबक के दामाद थे। किसका दामाद थे? ऐबक के दामाद थे। इन्हें दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने खुलेआम सुल्तान की उपाधि धारण किया था। इन्होंने खुलेआम क्या चीज़ का उपाधि धारण किया था? सुल्तान की उपाधि धारण की थी। दिल्ली को राजधानी बनाया, साम्राज्य का विस्तार एवं दिल्ली सल्तनत को संगठित किया। 1229 में इन्होंने अब्बासी खलीफा का से सुल्तान के रूप में मान्यता प्राप्त की। ऐसा करने वाला यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। साम्राज्य विस्तार के क्रम में इन्हें कोई बंगाल विजय, ग्वालियर विजय, उज्जैन के महाकाल के मंदिर को नष्ट करना इत्यादि मुख्य विजय प्राप्त किया। कहता है कि साम्राज्य विजय के क्रम में इन्होंने बंगाल विजय, ग्वालियर विजय, उज्जैन के महाकाल के मंदिर को नष्ट करवाना इत्यादि मुख्य विजय प्राप्ति की कथा। 1221 से 1221 में प्रसिद्ध मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ने 1221 में प्रसिद्ध मंगोल का आक्रमणकारी चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण कर दिया था और सिंध में चंगेज खान ने ईरान के ख्वारिज्म वंश को मिटाकर ईरान पर अधिकार कर दिया। वास्तव में इस वंश के राजकुमार मंगवर्णी ने इस वंश के कौन राजकुमार? मंगवर्णी के कारण भारत की ओर आया था। किसके कारण? मंगवर्णी के चलते भारत आया था। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय सेना का विचार प्रस्तुत किया था। पहली बार क्या चीज़ किया था? केंद्रीय और प्रांतीय सेना का विचार प्रस्तुत किया था। केंद्रीय सेना को हस्म एक क्लब और प्रांतीय सेना को हस्म अतरफ के नाम से जाना जाता था। केंद्रीय सेना को क्या? हस्म एक क्लब और प्रांतीय सेना को हस्म अतरफ के नाम से जाना जाता था। उसके बाद कौन आया? तो उसके बाद इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली को प्रारंभ किया। यहाँ एकता का अर्थ होता जो भूमि टुकड़ा हो, जो वेतन के बदले दिया जाता था। एकता के स्वामी को इक्तादार कहा जाता था। एकता के स्वामी को इक्तादार कहा जाता था। बड़े इक्तदारों में कुछ सेनाओं को भी रखना होता था। का भी रखना होता था। इल्तुतमिश के शासनकाल में अवध में पृथु का विद्रोह हुआ था। इल्तुतमिश के शासनकाल में अवध में क्या चीज़ का विद्रोह हुआ था? पृथु का विद्रोह हुआ था। इल्तुतमिश ने खुतमी में भी अपना नाम पढ़वाया था। इन्होंने 2 अपने नाम के शुद्ध अरबी सिक्के चलाया था। इन्होंने दो अपने नाम के शुद्ध अरबी सिक्के चलाया था। पहला चांदी का टंका और दूसरा तांबे का जीतल चलाया था। इन्होंने 40 अमीरों का दल तुर्कानी या चहलगानी चालीसा का गठन किया था। क्या किया था? 40 अमीरों का दल मतलब तुर्कानी या चहलगानी चालीसा का गठन किया था। ग्वालियर के विजय के पश्चात अपनी बेटी राजिया को, जब ग्वालियर का विजय हुआ था तो अपनी बेटी राजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को यल्लुज और कुवाचा को भी पराजित किया था। कहता है कि 1236 में इनकी मृत्यु हो गई और कब? 1236 में इनकी मृत्यु हो गई और अमीरों की सहायता से इनका अयोग्य पुत्र कौन था? रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा और 1236 में ही रुकनुद्दीन ने दिन फिरोज
खिलाफ दिल्ली में एक विद्रोह हो गया, जिसमें राजिया ने नेतृत्व किया और रुकनुद्दीन को हत्या कर दी और नई दिल्ली के सिंहासन पर वह दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गई। उसके बाद कहती है रजिया सुल्तान। क्या? रजिया सुल्तान। राजिया पहली भारत की मुस्लिम महिला शासक थी। दिल्ली की सत्ता प्राप्त करने में राजिया का सहयोग दिल्ली की जनता और अधिकारियों ने किया था। कहता है राजिया ने राजनीतिक निर्णयों में तुर्कान चहलगानी की भागीदारी कम कर दी। क्या? तुर्कान चहलगानी की भागीदारी कम कर दी थी। इन्होंने चालीसा दम पर अंकुश लगाने का प्रयास किया था। रजिया एक सफल योद्धा थी। रजिया एक क्या थी? सफल योद्धा थी। इन्होंने दिल्ली सल्तनत का विस्तार भी किया था। कहता इन्होंने चालीसा के दो अमीरों एतगिन और बदायूं और अल्तुनिया को एतगिन को बदायूं और अल्तुनिया को भटिंडा का गवर्नर बनाया था। कहा जाता है कि राजिया को याकूत नामक अफ्रीकी मूल के व्यक्ति से विशेष अनुराग हो गया था, मतलब प्यार हो गया था। राजिया ने याकूत को अमीर या खुर के अश्वशाला के प्रधान नियुक्त किया था, जिसके पश्चात चालीसा ने राजिया का विरोध किया, लेकिन 1240 में राजिया के खिलाफ एक विद्रोह हो गया, जिसमें याकूत की हत्या कर दी गई। याकूत की हत्या कर दी गई और राजिया को दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा। वह भागकर भटिंडा पहुंची। इस समय भटिंडा के गवर्नर कौन था? भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया था। उस समय भटिंडा के गवर्नर कौन था? अल्तुनिया। उस समय भटिंडा का गवर्नर कौन था? अल्तुनिया थे। यहीं पर राजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया और 1240 में ही दोनों दिल्ली की ओर बढ़े और कैथल हरियाणा में राजिया और अल्तुनिया को डाकुओं के द्वारा मार दिया गया। किसके द्वारा? डाकुओं के द्वारा मार दिया गया। इस साजिश के पीछे इतिहासकारों ने तुर्कान चहलगानी का हाथ बताया। कहता राजिया की एक सांकेतिक कब्र कैथल में स्थित है। राजिया की एक सांकेतिक कब्र कहाँ है? कैथल में स्थित है। कहता परंतु राजिया का मकबरा दिल्ली में। परंतु राजिया का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। एक इतिहासकार ने राजिया के विषय में लिखा कि राजिया के नाम भी हिंदुस्तान के महान शासकों में लिया जाता है। राजिया का नाम भी हिंदुस्तान के महान शासकों में लिया जाता यदि वह महिला न होती। इसके पश्चात तुर्कान चहलगानी ने बहुत शक्तिशाली होकर उभरे और उन्होंने राजिया के 3 भाइयों को बारी बारी दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया और वह राजिया के 3 भाइयों को बारी बारी से दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया और बरहम शाह ने 1240 से 1242 के शासनकाल में चालीसा ने सुल्तान का संरक्षक नायक किया था। चालीसा ने सुल्तान का संरक्षक नायब किया था। ए मुलाकात नामक एक पद बनाया था। मुमलकात नामक पद बनाया था और इस पद पर पहली बार एतगिन की नियुक्त किया था। इस पद पर पहली बार किसको? एतगिन को नियुक्त किया था। कहता नसरुद्दीन मोहम्मद कुरान की नकल एवं नमाज का टोपी सीता था। नसरुद्दीन मोहम्मद कुरान का नकल करता था और नमाज के टोपी सीता था। तबकाते नायरी नामक ग्रंथ मीना
मिनहाजुद्दीन सिराज ने से ही समर्पित है। कहता इस काल में बलबन अत्यधिक शक्तिशाली हो गया और 1266 में वह स्वयं सुल्तान बन गया। वह 1266 में स्वयं सुल्तान बन गया और बलबन ने दिल्ली के सल्तनत का सबसे कठोर शासक था। बलबन ने दिल्ली के सल्तनत का सबसे कठोर शासक था। वह तुर्कान चहलगानी का फर्म में से एक सदस्य था। कहता बलबन ने रक्त और लौ की नीति लागू की थी। बलबन ने क्या चीज़ का रक्त एवं लौ की नीति। बलबन ने तुर्कान चहलगानी का दमन किया था। कहता बलबन ने राजतत्व का दैवीय सिद्धांत लागू किया था। क्या किया था? राजतत्व का दैवीय सिद्धांत लागू किया था। किसने? बलबन ने। और उन्होंने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। उन्होंने जिले इलाही की धारण उपाधि की थी, जिसके अर्थ होता है कि ईश्वर ही की छाया। जिसका अर्थ क्या होता है? ईश्वर की छाया। बलबन ने अपने दरबार में कुछ फारसी परंपराएं लागू करवाया था। कहता है पहला सिजदा सर झुकाकर। सिजदा का मतलब क्या होता है? सर झुकाकर। दूसरा पैबोस पैरों को चूमना। नवरोज ईरान के नया वर्ष। बलबन ने स्वयं को अफरासियाब के वंश से संबंधित बताया था। कहाँ से? अफरासियाब वंश से संबंधित बताया था। बलबन ने 2 नया विभाग की स्थापना किए थे। बलबन ने 2 नया विभाग की स्थापना की थी। पहला, बलबन ने उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर मंगोलों के सुरक्षा के लिए 6 किलो दुर्ग की एक श्रृंखला का निर्माण करवाया था। यहाँ अपने बेटे शहजादा महमूद को नियुक्त किया था, जो मंगोलों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। 1279 में बलबन ने बंगाल में तुगरिल खां का विद्रोह किया था। कहता है कि 1279 में बलबन ने बंगाल में तुगरिल खां का विद्रोह दबाया था। 1287 AD में बलबन की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद इनका पौत्र कैकवाद दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इनका पौत्र कौन था? कैकवाद, जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इस वंश का अंतिम शासक 2.5 साल का बच्चा क्यूमर्स बना और इसे मार दिया गया। जलालुद्दीन खिलजी ने मार दिया था। क्यूमर्स को किसने मारा था? जलालुद्दीन खिलजी।